हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है। आज स्टेट स्पीड टेस्ट में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा जो आपके सामने आप देख रहे हैं, हमारा स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 30 है। तो आज हम स्पीड टेस्ट नंबर 30 जो है स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम याद करेंगे स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 30, जिसमें आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मीथेन गैस का उत्पादक क्या है। बच्चों आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हैं, गेहूं का खेत, धान का खेत, या आपको बताना है कपास का खेत या मूंगफली का खेत। तो प्यारे बच्चों सब ध्यान दें और बताइए क्या इसका सही आंसर है। जल्दी से आप सब बताएं क्या इसका सही आंसर है। मीथेन गैस उत्पादक क्षेत्र है, आपके सामने ऑप्शन है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर हम मीथेन गैस की, तो चूंकि आप सब जानते हैं मीथेन माने CH4, इसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन आप देख रहे हैं इसमें एन आइन लगा हुआ है, जगह सी इस तरह के बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा इस तरह की चीजें अगर हम कहें मीथेन, अच्छा मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं? मार्स गैस। अगर गांव में बात करें, ग्रामीण लोग बहुत जल्दी से इसको पहचान पाते हैं या जान पाते हैं, बाकी पढ़े लिखे अगर बुद्धिजीवी बच्चे वो भी जान पाएंगे। बेटा धान का खेत अगर कहें, धान का खेत, तो आप देखते हैं ना कि धान के खेत में क्या करते हैं, पहले तो धान के खेत में बेरन लगाई जाती है। भाई धान की पहले क्या लगती है? बेरन लगती है। बेरन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक इतना बड़ा खेत है, अब कल्पना कर लेते हैं, मान लीजिए कि लगभग ये 1 बीघा का खेत है। तो 1 बीघे के खेत में अब क्या देखते हैं कि एक साइड में पहले क्या करते हैं, धान का बेरन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? धान का बेरन लगा देते हैं। और धान का बेरन लगाने के बाद में पूरे खेत में लगभग पानी भर दिया जाता है। जब पूरे खेत में पानी भर दिया जाता है और उसके बाद धान की जो पंखुड़ियां हैं उनको उठाकर यहाँ पे उसकी रोपाई की जाती है। तो जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के दौरान जब लोग चूंकि नंगे पैरों से रोपाई करते हैं, और रोपाई के दौरान क्या होता है कि उन्हें नंगे पैरों से इस बात का एहसास होता है या उन्हें पता चल पाता है, क्या पता चल पाता है कि किस तरह से जो है कौन सी एक गैस जो है, एक गैस जो थोड़ा सा ये कहते हैं ज्वलनशील रहती है, वो उन्हें एहसास होती है। अच्छा वो जो गैस ज्वलनशील एहसास होती है वही गैस कौन सी है? मार्स गैस, उसी को कहते हैं मीथेन गैस। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी है, मीथेन गैस, मतलब ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। मैं समझता हूँ इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उड़ान, आजाद विचार, उद्दंड मार्तंड या विचार व्यक्ति। क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उड़ान है, आजाद विचार है, उद्दंड मार्तंड है या विचार व्यक्ति है? क्या इसका सही उत्तर है? तो प्यारे बच्चों देख लो, इसका जो सही उत्तर है वो है उद्दंड मार्तंड। याद रखें, हमेशा इसको याद रखेंगे। उद्दंड मार्तंड जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र है। ये भारत का पहला समाचार पत्र है, समाचार पत्र है ये। तो उद्दंड मार्तंड जो है ये भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, समाचार पत्र है ये, इस तरह से। तो ये इसका जो है सही आंसर है। मैं समझता हूँ कि आप प्यारे बच्चों इसको समझ पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतनी बातें आप सभी के लिए क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा उड़ान एक पत्रिका है बालक, उड़ान क्या है? एक पत्रिका है। आज भी हमारे मार्केट में ये पत्रिका बड़ी पॉपुलर है और ये है। आजाद विचार नहीं, आजाद विचार नहीं, विचार व्यक्ति, ये सब नहीं बेटा। सही आंसर जो है वो सी है। तो प्यारे बच्चों जो इस व्यक्ति ने भी सी आंसर किया है, जिस बच्चे ने सटीक आंसर सी दिया है, उन प्यारे बच्चों का बिल्कुल सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा है। चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1739 के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? अच्छा अब 1739 की बात है तो बैटल ऑफ करनाल के समय में, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल हुआ था उस समय, ठीक है। इन 1739 हु डिफीटेड द मुगल आर्मी इन बैटल ऑफ करनाल। तो मुगल सेना को किसने हराया था? मुगल सेना को किसने हराया था करनाल के युद्ध में? किसमें? करनाल के युद्ध में, करनाल युद्ध में। अच्छा अगर दिमाग में ये भी आता होगा बच्चे करनाल कहाँ पड़ता है? करनाल पड़ता है हरियाणा में, जहाँ नेशनल डेयरी
जो है प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका एक अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पर है। तो देख लो बेटा, इसका जो सही आंसर है वो नादिर शाह है। इसका क्या आंसर सही है? नादिर शाह। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं मुगल सेना की, तो मुगल सेना को नादिर शाह ने पराजित किया था। किसने हराया था? नादिर शाह ने पराजित किया था। और कब इन्हें पराजित किया था? 1739 ईस्वी में इन्हें पराजित किया था। 1739 ईस्वी में इन्हें पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो नादिर शाह जो बच्चे टिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा, चंगेज खान की बात करें। चंगेज खान जो थे ये मंगोल का था। चंगेज खान कौन था? मंगोल का था। इसने तैमूर से संधि की थी। तैमूर से क्या की थी? संधि की थी। अच्छा, मंगोल के वंशज की कहते हैं कि पुत्री ही थी कुतुब निगार खानम, जो बाबर की माँ थी, या और तैमूर के जो ये कहते वंशज थे जिनका नाम था शेख उमर मिर्जा, वो बाबर के पिता थे। तो ये कहते हैं तैमूर और चंगेज खान के बच्चों का आपस में निकाह कराया गया और उनसे उत्पन्न जो संतान थी वो कौन थी? वो थी बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। अच्छा, हेमू की बात करें बेटा, हेमू कौन था? हेमू आपने पहले भी पढ़ा होगा या आपको आइडिया होगा। हमारे हमारे इतिहास में एक नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के दरबार के प्रधान सेनापति थे हेमू। कौन थे? प्रधान सेनापति थे ये शेरशाह सूरी। प्रधान कौन थे? सेनापति थे। शेरशाह सूरी के प्रधान सेनापति थे ये हेमू। ठीक है, ये हेमू थे ये। अच्छा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव ये बेटा मराठा थे। ये कौन थे? ये मराठा क्षेत्र से थे या मराठा वंश से थे। ये मराठा। तो सही आंसर आपका नादिर शाह है। बाकी लोगों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन या जानकारी भी दे दी है। चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी। मैं समझता हूँ कोई डाउट यहाँ पे आपको नहीं है अभी। अभी अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको बताना है प्यारे बच्चों। इसका क्या सही आंसर है? तमिलनाडु है, असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से अब मैं ये तो नहीं कह सकता, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो मैं बताता हूँ बेटा, देखो क्या इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो असम है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा असम की, तो एक बार देख लो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक बार देख लो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। देखिए, असम में बेटा आपने कभी सुना होगा काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, नमेरी असम में है, काजीरंगा असम में, मानस नमेरी असम में, औरंग या ऑरेंज कहते हैं ये। अच्छा, ये जो हैं प्रमुख हैं, ये टोटल क्या है? प्रमुख है, मेन है। ये सभी मेन हैं या प्रमुख हैं वहाँ पे। अच्छा, काजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है एक सींग वाले, माफ कीजिएगा, सींग वाले गैंडे के लिए जो है फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, मानस कहाँ आपको पता चल गया? असम में। अच्छा, याद रखेंगे मानस जो है वहाँ पे एक रिवर भी है असम में बेटा। ठीक है, तो याद रखें काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, औरंग है, ये सभी कहाँ पे हैं? ये आपका सभी असम में है। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपने कभी सुना होगा गुंडी नेशनल पार्क, अस्थाई मुड्डी शोला या गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क, यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क है, या ये कह दें अस्थाई मुडी सोला, ये भी नेशनल पार्क यहाँ पर है। बिहार की बात करें, बिहार में बच्चा केवल एक ही है, महावीर स्वामी जो है राष्ट्रीय उद्यान करके है। राष्ट्रीय उद्यान, या कहीं कहीं किताब में नाम कभी कभी वाल्मीकि भी लिखा रहता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह का जो है प्रमाण यहाँ पे दिखता है या पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में जैसे खीर गंगा है, ठीक है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क वहाँ पे है। तो इस तरह से है। इसका जो आंसर था आपका फिलहाल वो भी आंसर था। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ इतनी हद तक की बातें एकदम आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। हु इन्वेंटेड द LCD प्रोजेक्टर? LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? LCD प्रक्षेपक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, जीन डोलगाफ,
ब्रैडन इच, डगलस एल्गरबर्ट या फेडरिको फोगिन? क्या सही आंसर है? जीन डोलगाल्फ, ब्रैडन इच या डगलस एल्बर्ट या फेडरिको फोगिन? तो बेटा इसका जो सही आंसर है जीन डोलगाल्फ है। एलसीडी, एलसीडी का आविष्कार किसने किया था? जीन डोलगाल्फ ने किया था, जीन डोलगाल्फ ने किया था। तो ये इसका सही आंसर है। एलसीडी को अगर कहें तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी कुछ जगहों पर कभी कभी लिखा रहता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी हम इसको जानते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से चीज़ें रहती हैं ऐसे। तो ये जो है इसका ये प्रमुख है। बिल्कुल, मैं आप समझता हूँ कि आप इतना बेटा समझ पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही कथन नहीं है? आपको बताना है गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए आपके ऑप्शन है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है, सत्याग्रही का हथियार अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। क्या इसका सही आंसर है? तो बच्चे लिखो, देखो यहाँ पे गांधी जी सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो देखो, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का परास्त करना है, सत्याग्रही का हथियार अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो बी है, सत्याग्रही का हथियार अहिंसा है। एक बात आप फिर से याद रखें, फिर से समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति सत्य है, अगर कोई व्यक्ति सत्य है, अगर कोई व्यक्ति सत्य है तो सत्य में ही संतोष होना चाहिए, सत्य में संतोष होना चाहिए। और सत्य संतोष ही क्या है? अहिंसा है। कभी भी हिंसा किसी कार्य का सही अर्थ नहीं होता, हिंसा से किसी कार्य का अर्थ नहीं होता है। अहिंसा अगर कहें, अगर आप कभी भी महात्मा गांधी जी के हथियारों की बात करें तो महात्मा गांधी के हथियार सत्य और अहिंसा ही हैं। महात्मा गांधी के हथियार क्या हैं? सत्य और अहिंसा है। तो सत्य और अहिंसा ही क्या है? इसके सत्य हैं, इसके सही उत्तर हैं बच्चा, सत्य और अहिंसा ही क्या सही उत्तर है। बिल्कुल ठीक है, अब आप ये समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे अच्छा जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक टुक प्लेस इन 1969? भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? अब आपके सामने ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो क्या इसका सही आंसर है? चलिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको एक क्रम में बताता हूँ कौन कौन से प्रधानमंत्री कब कब रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं 1969 तक समय, ठीक है, टोटल 19 साल का। देखो, अगर हम बात करते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री की, अगर हम बात करते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री की, तो सबसे पहले जो हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948 से लेके 1964 तक थे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु के बाद में गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक के रूप में आ गए थे बीच में। फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1964 से लेके 1966 तक ये बने रहे। अच्छा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते के दौरान, तो फिर से गुलजारी लाल नंदा ने पुनः जो है मतलब अपना कार्यकाल जो है फिर से कार्यवाहक के तौर पर उन्होंने फिर से अपना कार्य पकड़ लिया। और फिर उनके बाद में हमारे देश में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी। इंदिरा गांधी जी बनी। अच्छा, इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर और ये कह दें 1974 तक, 1974 तक तो कार्यकाल माने उनका बड़ा सिस्टम से चला भैया। अच्छा, फिर उसके बाद में जब 24 ये कहते हैं 25 जून 1975, जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ शायद यही डेट थी, उस समय हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई थी। और ये कह दें कि मोरारजी देसाई जो है, ये मोरारजी देसाई, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो चली गई थी। अच्छा, फिर तो चली गई थी, तो समाप्त हो गई थी वहाँ सरकार। तो बेटा ये देख लो, ये जो समय आ रहा है 1969 का समय, वो यही आ रहा है, तो माने इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी इसमें आप सही आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, 1969 में एक और बात देख लें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
और जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी जो जमा पूंजी थी वो लगभग 50 करोड़ रुपया थी। कितनी थी? 50 करोड़ रुपया थी। बाद में 1980 में फिर से राष्ट्रीयकरण किया, जब इंदिरा गांधी सरकार दोबारा बनी तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसकी जमा पूंजी लगभग 200 करोड़ रुपए थी। तो मैं समझता हूँ इतने हद तक की बातें जो है आपके लिए क्लियर है, समझ पा गए होंगे। तो बेटा सही आंसर देख लो क्या है। सही आंसर अभी हमने देखा, पीछे एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे बच्चे, ठीक है। एक बार आप इसको और क्लियर कर रखेंगे अपने दिमाग में दोबारा। तो इंदिरा गांधी आपका जो है सही आंसर था। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम है। एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस। द फॉलोइंग आंसर है गाजर है, टोमेटो है, आलू है, प्याज है। क्या इसका सही आंसर है? एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम है, गाजर का है, टमाटर का है, आलू का है, प्याज का है। क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं। देखिए जी बिल्कुल, देखिए क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है ऑनियन का है। ऑनियन माने प्याज, याद रखें। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज का जो वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा है, ठीक है। एलियम सेपा, एलियम सेपा जो है ये ओनियन का क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। ओनियन का क्या है? एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ओनियन सेपा क्या है? इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, पोटैटो नहीं है, टमाटर नहीं है, गाजर नहीं बेटा, ये सब नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं सागर हैं या जलाशय हैं, माने वाटर बॉडी है, और उनसे जुड़ी हुई उनकी नदियों के नाम हैं। तो क्या क्या है सही जोड़ा सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर सतलज पर है, कोल्लेरू नर्मदा पर है, उकाई तापी पर है, वुल्लर झील जो है झेलम पर है। सही सुमेलित नहीं है, यही कह रहा है। तो देख लो बेटा इसका जो सही आंसर है वो क्या है। इसका जो सही आंसर है वो कोल्लेरू, मतलब कोल्लेरू सही नहीं है, बाकी जो है वो सही है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा एक और बात समझिए, गोविंद सागर जो एक जलाशय है वो किससे है? सतलज से जुड़ा हुआ है। सतलज राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है, और सतलज से ही जो है ये बना हुआ है। सतलज की लंबाई 1450 किलोमीटर के लगभग है। सतलज का प्राचीन नाम सताद्रु है, इसी पे भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। और गोविंद सागर जो है एक बड़ी छोटी सी एक जलाशय परियोजना है जो वहाँ पर है। नर्मदा जो है कोल्लेरू पे नहीं। अच्छा नर्मदा कोल्लेरू बिल्कुल अलग अलग है भैया। यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे है कोल्लेरू है, यहाँ पे कोल्लेरू है, और नर्मदा जो है यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और यहाँ से होते हुए यहाँ जाके गिर जाती है। तो नर्मदा का यहाँ हिस्सा है, कोल्लेरू का यहाँ हिस्सा है। तो भैया दोनों जो है क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो मिलाना ही नहीं है, मैंने गलत है। अच्छा उकाई की बात करें, तापी, उकाई हाँ बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना तापी पर है, ये बिल्कुल सही है। झेलम के पास वुलर झील, ये भी बात सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन क्या है आपके सही है। तो इसलिए आंसर जो है आपका वो बी वाला सही है, बाकी तीनों गलत, मतलब बाकी तीनों जो है वो सही हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने अगला आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह ने उपाधि धारण की थी साहब ए आलम बहादुर का। तो साहब ए आलम बहादुर का उपाधि जो है किसने धारण की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खान या हसन खान। क्या इसका सही आंसर है? अजीमुल्ला, बिजरिस कद्र खद्र, ठीक है, बख्त खान या हसन खान। क्या इसका सही आंसर है? तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो बख्त खान है। बख्त खान इसका जो है सही आंसर है। अच्छा एक बात थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो क्यों हुआ था? 1857 का जो विद्रोह था उसका एक प्रमुख कारण यही था, एक प्रमुख कारण ये क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था, कारतूस का प्रयोग था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। अच्छा एक और बात समझिए, चर्बी कारतूसों का प्रयोग था जिसमें मंगल पांडे ने क्या किया था? दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी, और अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार देने के कारण ही 29 मार्च को उन्होंने गोली मारी, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और 10 मई को ये घटना जो है पूरे भारत में मतलब एक आग की तरह फैल गई। उसके बाद बहुत ढेर सारे हमारे क्षेत्रीय नेता हुए, क्षेत्रीय दल उत्पन्न हुए,
और क्षेत्रीय दलों को चलाने वाले क्षेत्रीय नेता हो गए। तो क्षेत्रीय दल में जैसे हम बात करें, दिल्ली है, लखनऊ है, झांसी है, फैजाबाद है, इलाहाबाद है, बरेली है, ठीक है, इन सब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग दल के नेता हुए, और जो अलग अलग नेता थे वो अलग अलग जगहों से क्या किए, इस नेतृत्व को संभाले। और उसी में अगर हम कहें, एक हमारे व्यक्ति जानने वाले मतलब जो बख्त खान साहब थे, बख्त खान जी भी थे, और बख्त खान ने उस समय क्या उपाधि धारण की थी, शाह आलम बहादुर की उपाधि धारण की थी। तो ये था इसका प्रमुख, और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ। तो आपके सामने अब ये अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन सब ध्यान से देखेंगे, क्या है कि स्वतंत्रता के समय मुख्य रूप से भारत किस प्रकार की खेती की जाती थी। अब देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि स्वतंत्रता के समय, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के समय किस प्रकार की खेती की जाती थी। तो स्वाभाविक है कि हम कह सकते हैं सस्टेनेबल क्रॉप है, यही सही होगा। मिक्स्ड क्रॉप नहीं होता था उस समय, प्लांटेशन शिफ्टिंग नहीं होता था। तो इसका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हम भारत देश के लोग सबसे पहले 1947 में स्वतंत्र हुए, 1948 में हमारे यहाँ ये कह दें कि अंतरिम सरकार चूंकि बन चुकी थी। अच्छा, भारत का हमारे यहाँ का संविधान लागू हुआ था 1950 में, कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये काम हो गया। देन इसके बाद आपने देखा था कि प्लानिंग कमीशन कब आया था। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें, अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन कब आया था। प्लानिंग कमीशन आया था 15 मार्च 1950 एडी को आया था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। 15 मार्च 1950 को आया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेके 1956 के बीच में थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। और हम भारत के लोग, या ये कहते भारत में उस समय जो मैक्सिमम लोग कृषि करते थे वो निर्वाह वाली कृषि ही करते थे। निर्वाह माने जिसपे हमारा जीवन चल सके। अच्छा, हम भारतीयों को भी उस समय भी 3 प्रकार की मेन फसलें पता थी। जैसे हम लोग रबी की फसल बोते थे, खरीफ की फसल बोते थे, या जायद की फसल बोते थे। तो यही 3 प्रमुख प्रकार की फसलें हमारी उस समय में होती थी, और इन फसलों का चलन था। आज भी इन फसलों का चलन है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, निर्वाह के साथ साथ नगदी फसल या मिश्रित फसल आज हम लोग बोते हैं। लेकिन पहले जो है केवल निर्वाह की फसल का ही प्रमाण था। तो पहला जो आंसर है आपका बच्चों, पहला आंसर जो है बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ यहाँ तक एकदम से क्लियर होगा, यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पष्टता पूरी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान देते हैं कि अगला हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, आर्टिकल नंबर 44 इन द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन डील विथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिक के लिए नागरिक कोड का संबंध है किससे है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से है। क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से आप बता दें प्यारे बच्चे सभी। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकों के लिए एक समान कोड है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या मौलिक अधिकार का विषय है। तो इसका अगर हम बात करें तो मैं पहले भी एक बार बताया हूँ प्यारे बच्चों, एक बार देख लो। यहाँ क्या कह रहा है कि अनुच्छेद, जो कि साफ देखिए लिखा है ना, अनुच्छेद 44 लिखा है समान नागरिकों के लिए समान कोड, यूनिफॉर्मिटी कोड ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो इसके लिए क्या सही है, इसके लिए जो सही आंसर है, अगर पहले देख लें, आंसर होना चाहिए ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व में पार्ट नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 36 से 51। अब आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्मिटी कोड ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये ही दिया है आर्टिकल नंबर 44 में। अच्छा, केंद्र सरकार से कोई यहाँ मतलब नहीं है। वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जैसे राज्य का ये ड्यूटी होती है। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन, नहीं, फंडामेंटल राइट तो पार्ट नंबर 3 में है बच्चे, और आर्टिकल अगर कहें तो आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जैसी कोई बात जो है, मुझे नहीं लगती ऐसी कोई बात कही गई है। तो इसका जो आंसर है वो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो ए है, ए सही है।
तो यस देख लीजिए, बिल्कुल ये सही आपका आंसर आ रहा है। ए आंसर जो है बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ इतना क्लियर है आपके लिए। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन्स के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं ना थायराइड हार्मोन्स के लिए, तो थायराइड हार्मोन्स के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से इसका सही आंसर क्या है बता देंगे। ऑप्शन है मेटमार्फिन या केटोकोनाजोल या प्रोमेथोजिन या लेवोथायरोक्सिन। तो क्या है इसका आंसर सही? देखो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है लेवोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन। अच्छा, अब यहाँ से भी एक थोड़ा सा जैसे मान लो आपको आइडिया लगाना होता है कि भाई क्या होगा। देखो यहाँ लिखा शब्द लिखा है थायरो, लिखा है थायरो, और यहाँ लिखा है थायरो। तो कई बार होता क्या है, जैसे किसी बीमारी का जो नाम है उसके हिसाब से उसकी दवाइयों के नाम भी बनते हैं। अच्छा, दवाइयों के नाम भी वैसे होते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा मैंने आइडिया लगा सकते हैं और आप इसको बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे है। जैसे मैं एग्जांपल लिखा बताता हूँ, एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए अगर कभी किसी व्यक्ति को टीबी है, ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, टीबी है इसे हम लोग कहते हैं ट्यूबरग्लोसिस। क्या कहते हैं? ट्यूबरग्लोसिस। तो ट्यूबरग्लोसिस के लिए भी जो दवा आती है, जैसे सिंपल हमें पता है डॉट्स, सिंपल हो गया डॉट्स। अब सामान्यतः तो कहते हैं डॉट्स हैं, डॉट्स माने पक्के पुल का पक्का वादा, डॉट्स बना दिया ट्यूबरग्लोसिस के लिए। इसके अलावा AKT3 AKT4 जो है टेबलेट्स आती हैं, AKT, इसमें अगर इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे AKT3 AKT4, तो इस तरह के टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, जैसे अगर टीबी की स्टेज किसमें है। जैसे अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखें, ये हो गया, एक और एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, तो माइग्रेन के लिए दवा आती है माइग्रा बीटा। क्या आती है? माइग्रा बीटा। तो माइग्रा बीटा, जैसे माइग्रा बीटा TR40, माइग्रा बीटा TR30, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं मार्केट में। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे थायराइड हार्मोन्स की बात की गई है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन टर्म आपको मिल गया, तो इस तरह के टर्म भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, इससे भी आप थोड़ा सा इसको जान पाएंगे। चलिए, आपके सामने अभी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच यू हैव अ ट्रेवल इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कलर? जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करेंगे तो आप करेंगे कि लाल मिट्टी पे ध्यान दें, और लाल मिट्टी का मुख्य कारण क्या है? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाल मिट्टी पूछी गई है, तो लाल मिट्टी में क्या कंटेंट है? ऑप्शन है मैग्नीशियम की प्रचुरता है, संचित ह्यूमस है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है, फास्फेट की है। तो भाई लाल मिट्टी के लिए तो फेरिस होना चाहिए वैसे सही आंसर। तो देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। यस, फेरिक बिल्कुल सही है। तो फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ याद रखें, जहाँ भी फेरिक ऑक्साइड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वहीं पे आप ये लगा देंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जहाँ भी लाल मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी को आप लैटराइट भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं। और एक और बात याद रखेंगे, लाल मिट्टी की बात करें या पीली मिट्टी की बात करें, लाल और पीली मिट्टी में चावल का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा या जानते होंगे आप सभी, छत्तीसगढ़ की बात करें छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये जो है इसका ये सही आंसर इस तरह से है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल इसका उचित आंसर है। तो ये है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फटाक से देखें। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया है? अच्छा, किया है फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू अ पर्शियन लैंग्वेज में किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब्दुल कादरी, बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। क्या इसका सही आंसर है? अगर महाभारत की फारसी भाषा में बात करते हैं तो अब्दुल कादरी जो है, अब्दुल कादरी साहब को आप याद रखेंगे। अब्दुल कादरी बदायूनी ने क्या किया था? महाभारत का फारसी अनुवादन किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवादन किया था। किसने किया था? अब्दुल कादरी बदायूनी ने। इनका सही आंसर है। ओके, अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, संविधान दिवस को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी है, 26 देखो 26 जनवरी भी है, 26 नवंबर भी है, दोनों है। बीच में 23 जून है और 15 अगस्त है। तो देखिए कुछ बातें तो हमें कन्फर्म है कि भैया ये दोनों तो हमारे आंसर होने नहीं है। अब आंसर हमारा फर्स्ट या लास्ट में से ही एक है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात कर रहे हैं, यहाँ कमेंसमेंट की बात नहीं कर रहे। कमेंसमेंट का अगर देखा जाए तो सामान्यतः पता 26 जनवरी है, लेकिन डे की अगर बात करेंगे तो क्या सही आंसर देंगे? 26 नवंबर। तो प्यारे बच्चों क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? 26 नवंबर हो जाएगा। देखिए आपको मैं बताऊं, थोड़ी सी बात समझें। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर देखें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया था। अच्छा, संविधान लागू करने का ये है भैया कि जो ये कह दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में अधिवेशन था, लाहौर वाला अधिवेशन, उसी के लिए जो है ये ऐसा किया गया था, ठीक है, लाहौर कराची रीजन में। अच्छा, यहाँ एक और बात समझेंगे। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल और 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में लगभग 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। तो ये था कुछ अलग से बातें, आप इसको नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है बच्चा। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? ये है, in the context of India's 5-year plan is shifted in the pattern of the industries and the lower emphasis having the industries and more than the infrastructure being in। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में एक बदलाव औद्योगिकरण के पैटर्न पे कम जोर दिया गया है, भारी उद्योगों के बुनियादी पर अधिक काम शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बात समझेंगे कि भारी उद्योग और बुनियादी ढांचों पर अधिक काम शुरू किया गया है। किस पंचवर्षीय योजना में ये है? चौथी में, छठी में, 8वीं में, 10वीं में? क्या इसका सही आंसर है? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वह 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8th 5-year प्लान है, ठीक है। क्या इसका सही आंसर है? 8th 5-year प्लान है। अगर पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8वीं पंचवर्षीय योजना है। एक बार आप पंचवर्षीय योजनाओं को देख लो जल्दी से। अगर हम बात करते हैं 5-year प्लान की, तो 5-year प्लान में जो फर्स्ट प्लान आया था वो 1951 से 1956 में आया था। सेकंड 5-year प्लान आया था 1956 से लेके 1961 तक। थर्ड 5-year प्लान हमारा आया था 1961 से लेके 1966 तक। फोर्थ 5-year प्लान आया था 1969 से 1974 तक। 1974 से लेके 1978 तक। 6th 5-year प्लान आया था 1900। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखो एक चीज़ मैंने नहीं ध्यान दी और मेरे से भी गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे प्लानिंग गैप तो हम बता ही नहीं रहे आपको, ठीक है, माफ़ करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। एक बार फिर से देख लो बेटा। फर्स्ट 5-year प्लान सही है, सेकंड 5-year प्लान सही है। अब देखो थर्ड 5-year प्लान आया था 1961 से लेके 1966 तक। अच्छा, इसके बाद में 3 साल का गैप हो गया। 3 साल का क्या हो गया था? गैप हो गया था। अच्छा, गैप क्यों हो गया था? गैप हो गया था 1962 में भारत चीन की लड़ाई, 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। इसके बाद 1969 से लेके 1974 तक ये हो गई थी 4th 5-year प्लान। फिर 5th 5-year प्लान की बात करें तो 1974 से लेके 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर यहाँ पे 2 साल का एक गैप हो गया था, 2 ईयर का एक गैप हो गया था, ठीक है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना हमारी 1980 से लेके 1985 तक चली है। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 1990 तक चली है। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 साल गैप हो गया था, थोड़ी सी रिसेशन जैसी हमारी कंडीशन हो गई थी देश में। फिर अब यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेके 1997। तो ये रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जब इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई, उद्योगों के बारे में बात की गई थी, तो ये था। तो यही था भारी उद्योग और बुनियादी ढांचा, तो ये था। तो ये इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एकदम क्लियर। ये अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों में चीज़ें थी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां हैं, क्या नदियां हैं? श्योक और चिनाब है, ठीक है, रिंगित और रबी है, चिनाब रावी जोंक है,
व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है। क्या है सही आंसर? ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियों की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला सही है। एक बार आप जल्दी से देख लें, इस तरह से हमारे भारतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ऐसे ये इस तरह से और यहाँ पे ऐसे ही। तो ये हिमाचल प्रदेश से जो जो नदियाँ गुजरती हैं, अगर हम कहें ये प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें आपके नाम क्या क्या थे? ब्यास, इसके बाद में चिनाब, देन रावी, रावी के बाद में सतलज और सतलज के बाद में यमुना। ठीक, ये ऐसे। तो ये प्रमुख नदियां हैं, तो इसका आंसर जो है आपका डी सही था बच्चों। ये आप देख लेंगे, यहाँ पे डी सही था ये। ठीक है, अच्छा यमुना को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, एक आध बार आए आपको। यमुना जो है अगर यहाँ से देखें, यहाँ से होते हुए वो गंगा से आके मिल जाती है। इस तरह से कहाँ मिलती है? गंगा से इलाहाबाद में मिल जाती है। यहाँ यमुना की जगह एक टर्म होना चाहिए जमुना, ये जा होना चाहिए। पहले वहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, अब नहीं है। सामान्यतः झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, मोटर कार में रेडिएटर कार्य करता है? क्या है सही उत्तर? केवल संचालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, चालन और विकिरण दोनों के द्वारा। क्या इसका सही आंसर है? What is the principle by which of the cooling system radiator in the motor car work? Conduction only, convection only, radiation only, both condenser and convention. Which is the correct answer? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा शीतलन प्रणाली उपयोग किया जाता है और मोटर कार में रेडिएटर का कार्य करता है, रेडिएटर कार्य करता है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल संचालन है, केवल संवहन है, केवल विकिरण है, चालन या विकिरण दोनों है। क्या इसका सही आंसर है? तो बच्चे केवल कन्वेंशन की बात करें, संवहन जो अगर आता है तो वो बिल्कुल सही है। रेडिएटर की बात करते हैं वो क्या है? बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं का है, औरंगजेब का है, जहांदार शाह का है या जहांगीर का है? अब आपको ही बताना है किसका मकबरा लाहौर शहादरा के पास में स्थित है। तो देख लीजिए बच्चा, इसका आंसर जो है वो जहांगीर है। जहांगीर का ही मकबरा जो है लाहौर के शहादरा में है। अगर हम जहांगीर के टाइम पीरियड की बात करें, जहांगीर के टाइम पीरियड की बात करें तो सिंपल आप एक ट्रिक के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। जैसे आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से देखो, बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो भैया इनका जो समय हो गया मतलब अकबर के बाद, तो ये हो जाएगा समय 1605 से लेके 1627। अब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई है। अब 1627 में की मृत्यु हुई तो इनका मकबरा कहाँ था? इनका मकबरा था लाहौर के शहादरा में। तो वर्तमान में देखा जाए तो ये भारत के क्या हो गया? भारत के बाहर हो गया। अच्छा, जीवन के अंत समय में बहुत ज़्यादा ये मदपान करते थे, तो मदपान के कारण ही इस तरह की स्थितियां जो हैं आई थी और इनकी जो है फिर मृत्यु हो गई थी। तो मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों इतनी बातें आप सबको स्पष्ट हैं, क्लियर हो गई होंगी। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का मकबरा तो सिंपल, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई थी और आगरा आराम बाग के पास, दिल्ली के पास में रखा गया है। ठीक है, इनकी बात कर लें अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब ये जी महाराष्ट्र में है इनका मकबरा, खुलदाबाद के पास में। ठीक है, और जहाँ पनंदर शाह ये भी भारत में ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आपूर्ति के लिए गेल, मतलब गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, के साथ में समझौता किस राज्य में इसको फेरो मिश्र धातु संयंत्र से प्राकृतिक गैस मिली है? तो क्या इसका सही आंसर है? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका। क्या इसका सही आंसर है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो है वो उड़ीसा है। एक बार आप फिर समझ लीजिए, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे किसकी आपूर्ति के लिए? गेल, गेल माने गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की बात है, के साथ में ज्ञापन समझौता है
और किस राज्य के साथ मिश्र धातु में संयंत्र किया है, तो उड़ीसा राज्य के साथ मिश्र धातु के साथ प्राकृतिक गैसों में संयंत्र की बात की है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, मैं समझ पाता हूँ। अब आपके सामने ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का जो है जीता है। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने GSM सरकार जीती है। नेतृत्व जो है 2023 में किया गया था, ठीक है, नेतृत्व जो है 2023 में किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। तो जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर है। देखिए इसका जो आंसर है बच्चों, आपने मेरे ख्याल से भारत किया होगा। जो भी बच्चे भारत टिक किए होंगे अपने एसटी में, उनका सभी का सही आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो देख लीजिए बेटा, अगर हम बात करते हैं सिंपल GSMA क्या है, GSMA इसका फुल फॉर्म आप अपने कभी भी कमेंट में, जो भी आप देखेंगे इसको कब कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, मुझे प्राप्त होगा तो मैं बताऊंगा इसका क्या है। बेटा अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय पुरुष वर्ग का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष वर्ग का नया कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है। हु अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। भारतीय पुरुष वर्ग का नया कोच टीम हॉकी के लिए किसे नियुक्त किया गया है। टीम हॉकी के लिए है, ये टीम हॉकी के लिए ये बात की गई है। तो टीम हॉकी के लिए क्या है, दिलीप टर्की है, ग्राहम रीड है, क्रेग फुलटन है, किशन बी पाठक है। क्या इसका सही आंसर है, जल्दी आपको बताना है कि इस कोच के लिए। तो सही नाम है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन जो है भारतीय पुरुष वर्ग कोच के लिए जो है क्या है, हॉकी टीम के लिए नए कोच रखे गए हैं, नए कोच ये रखे गए हैं। अच्छा बच्चा एक बात और याद रखेगा, हॉकी अगर हम कहें तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर हम कभी भी आए आपके पास में कि हॉकी के जादूगर कौन थे, अगर कभी आए हॉकी के जादूगर कौन थे, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एक बात बिल्कुल ये सही है। अच्छा दूसरी बात याद रखें, इनका जो दिवस है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को इनके लिए स्पोर्ट्स डे या इसे हम कहते हैं खेल दिवस। तो खेल दिवस के रूप में भी इनका दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में भी इनका डे मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ एक ये 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी ये बात, अच्छा एक और बात समझेंगे, अगर कहें कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का जो इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मेरठ में। तो मेरठ में स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है ये भी बन रहा है। ये और थोड़ा सा आपको स्पष्ट और क्लियर कर देता है कि चीज़ें आपके सामने रहेंगी। क्या हो सकता है कभी आपसे स्पोर्ट डे ही पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का विषय क्या है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ अ स्वच्छ सुजल शक्ति मिशन 2023, ठीक है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का विषय क्या है। ऑप्शन है पेयजल के लिए स्रोत स्थिर, सोर्स सस्टेनेबल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई जल की स्रोत स्थिरता, सोर्स सस्टेनेबल फॉर द इरिगेशन वाटर, पानी और भोजन के लिए स्रोत स्थिरता, सोर्स सस्टेनेबल फॉर द वाटर एंड फूड, औद्योगिक जल के लिए स्रोत स्थिरता, सोर्स सस्टेनेबल फॉर द इंडस्ट्रियल वाटर। तो क्या इसका सही आंसर है, इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही आंसर है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का थीम क्या है, सोर्स सस्टेनेबल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के लिए स्रोत स्थिर, पेयजल के लिए स्रोत स्थिर। अच्छा बच्चे अगर हम पेयजल की बात करें तो हम वैसे अगर हमारी पृथ्वी की अगर बात करें तो हमारे पृथ्वी पे जो जल की मात्रा है, जो आप जानते हैं ना कि हमारे पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो किस तरह से है, आपने कई बार उसको देखा भी होगा, समझा भी होगा। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर जल की मात्रा, तो पृथ्वी पर जल की मात्रा तो लगभग 97% है, लेकिन वो जो पानी है वो नमकीन पानी है और वो पानी जो है पीने अयोग्य है। 3% पानी जो है वो शुद्ध है और उसमें भी 2% पानी जो है वो बेकार है, मात्र 1% पानी जो है पीने योग्य है। तो जल को हमेशा बचा के रखें, जल जो है बड़ी स्थिरता का विषय है। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर मात्र 1% जो जल है वो क्या है, स्थिरता के साथ रखा जाता है, स्थिरता योग्य है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि वाटर डे हो सकता है, कई बार आपसे पूछा जाए वाटर डे, तो वाटर डे कब मनाते हैं हम लोग हर साल, वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को, याद रखें 22 मार्च को जल दिवस होता है। अच्छा एक बात और याद रखें, जल की 1400 बूंद
1400 बूंद अगर आप काउंट करते हो, 1400 बूंद, जैसे मान लो ये एक हत्यारी बूंद है, 1400 बूंद का मतलब है कि 1 लीटर पानी है, ये आप रखें। 1400 बूंद कितना होता है, लगभग 1 लीटर पानी के समान होता है, 1 लीटर पानी के बराबर होता है, ये रहता है इतना। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आप सबको स्पष्ट हैं। अब चलते हैं आज हमारे इस लास्ट क्वेश्चन पे। ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला दिव्यांग पार्क किस राज्य में विकसित हुआ? प्यारे बच्चों जल्दी से देखना है आपको कि पहला दिव्यांग पार्क किस राज्य में विकसित हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या हरियाणा? क्या इसका सही आंसर है? तो एक बार सब लोग देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। याद रखें, जो पहला दिव्यांग पार्क बनाया गया है, पहला दिव्यांग पार्क बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में है। वो कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर था। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश पे टिक किए होंगे वो सभी सही हैं, बिल्कुल सही हैं। अब मैं समझता हूँ इसमें यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों यहाँ तक इस प्रश्न आपको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे अगला क्या है देखिए। बस आज का सेशन जो है यहीं पे बेटा समाप्त होता है। तो आज तक की बातें एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं समझता हूँ बाकायदा बहुत ही अच्छा क्लियर है आप सभी को। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। ओके बाय बाय।